फाइन, ओके बेटा, लेट अस मूव टुडेज रिवीजन क्लास। आज हम लोग बेटा रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब सेकंड पीरियाडिक एग्ज़ाम एकदम नियर है हम लोग के, तो आज हम लोग रिवीजन में देखते हैं लेसन 2 आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बेटा पहला लेसन, फर्स्ट लेसन हम लोग का था मोशन, ठीक ना। उसके बाद सेकंड लेसन में हम लोग मोशन के ही लॉज को, ठीक ना, स्टडी किए थे। तो चलो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले फोर्स क्या है रिवाइज में देखिए, ये मैं आपको टॉपिक दे दिया हूँ क्या क्या हम लोगों को रिवीजन करना है, चैप्टर एट अ ग्लैंस, ठीक ना। तो फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स पहला टॉपिक। सेकंड टाइप ऑफ फोर्स मीन्स बैलेंस और अनबैलेंस आपको पढ़ने हैं यहाँ। तीसरा टॉपिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉज। फिर प्रूफ करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का F=ma का मैथमेटिकल फार्मूलेशन करना है, डेरिवेशन। फिर मोमेंटम पढ़ना है P=mv। फिर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है फिर रिक्वायर्ड वेलोसिटी। चलिए देखिए, अब आज हम लोग शुरू करते हैं फोर्स। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे बेटा फोर्स। अब ये देखो फोर्स क्या है भाई, फोर्स बल। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर जब पुशिंग या पुलिंग होती है, ठीक ना, पुशिंग और पुलिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, एफ से, तो F= क्या हो जाएगा, P/A। P क्या है, एरिया है, P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर। ए क्या है, एरिया। तो F=P/A। एक फार्मूला यहाँ से फोर्स का निकलता है, P=F/A। फोर्स की डेफिनीशन, पुशिंग और पुलिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन हो गई बेटा। फार्मूला की बात करें तो F=P/A और F=ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डेरिवेशन है, ठीक ना। आगे अभी हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो फोर्स हो गया पहला टॉपिक। और उसके बाद इसका इफेक्ट। इफेक्ट देखिए, फोर्स अपना इफेक्ट कहाँ कहाँ डालता है। तो फोर्स, देयर आर फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। अब देखो बेटा, जैसे कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है और उस पर फोर्स लगाओ तो क्या हो जाएगी, मूविंग कंडीशन में हो जाएगी। तो आप कह सकते हो, हेंस वी कैन से दैट फोर्स एक्ट्स ऑन अ रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट देन वी विल फोर्स अप्लाइड, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग कंडीशन। तो मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकते हो। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे टच कर लो, जैसे साइकिलिंग कर रहा कोई राइडर, साइकिल चला रहा है और एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, ब्रेक लगाओ, साइकिल रुक गई, तो इसका मतलब फोर्स का ही इफेक्ट है जो ब्रेक लग गई, ठीक ना। या फिर साइकिल रुकी है, फोर्स लगाएंगे, पैडल लगाएंगे, मारेंगे, तब आगे जाएगी साइकिल। तो कहने का मतलब फोर्स अपनी कई एरिया में इफेक्ट डाल सकता है। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको क्या कर सकता है, वो मूव करा सकता है। मूविंग कंडीशन में है तो उसे क्या कर सकता है, रोक सकता है, ठीक ना, पुश कर सकता है, पुल कर सकता है। यानी कई तरीके से फोर्स अपना प्रभाव जमाता है। ये इफेक्ट्स आपका पहला टॉपिक ये बेटा कंप्लीट होता है, फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स। अब बात आती है यहाँ पे, इसके कई टाइप्स के इफेक्ट्स हैं। अब आती है टाइप ऑफ फोर्स। तो पहला जो टाइप है बेटा वो बैलेंस है। क्या है, बैलेंस, ठीक ना। अब बैलेंस का मतलब, इसके मीनिंग से ही आपको पता होगा कि बैलेंस फोर्स क्या है। बैलेंस का मतलब इफ एक्टिंग ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज रिजल्टेंट जीरो। अगर किसी भी बॉडी पर कई टाइप के फोर्स लगे हों लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या होता हो, ज़ीरो होता हो, तब आप क्या कहोगे, बैलेंस फोर्स कहोगे, ठीक है। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, बेटिंग मशीन का भौतिक तुलाव, ठीक है। बेटिंग मशीन, तराजू जानते हैं आप लोग, देखे भी होंगे।
तो यहाँ ये इसकी पकड़ने वाली ये चीज़, ठीक ना, और ये इसका, ठीक है बेटा, ये पलड़ा हो गया, ये दूसरा पलड़ा यहाँ से हो गया। चलिए देखिए, यहाँ हम लोग कंसीडर कर लें 1 kg, यहाँ भी कंसीडर कर लें 1 kg, ठीक है। अब देखो दोनों की तरफ ध्यान दीजिए, आपका वेट है, ठीक ना। अब ध्यान दो, यहाँ भी 1 kg, यहाँ भी 1 kg, जो ये पकड़ने वाला होगा ये बराबर हो जाएगा दोनों तरफ, इसे रिजल्टेंट बोलोगे। जब दोनों तरफ बराबर हो गया तो वहाँ फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आप कह सकते हो इफ़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन ऑब्जेक्ट ऑल द फोर्सेस इज रिजल्टेंट 0 देन द फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स। ओके बेटा, इसी का अपोजिट आता है अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स में यहीं देख लीजिए, अब यहीं 1 kg के बजाय 2 kg कर दीजिए। जैसे यहाँ 2 kg करेंगे, ये वेट इधर नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा, ये इधर को झुक जाएगी तराजू पलड़ा, और जब झुक गई तो इसका मतलब अनबैलेंस हो गया, ठीक ना। जैसे कोई साइकिलिंग करता जा रहा है, ठीक ना, मान लेते हैं 10 kg का या 25 या 30 kg का, चलिए लेट अस कंसीडर अस्यूम दैट 30 kg का कोई 9th में भैया पढ़ रहा है, स्टूडेंट्स है, और वो राइडिंग करते हुए साइकिल जा रहा है, और 80 kg का कोई पर्सन पीछे बैठ गया, तो साइकिल क्या होगी, ऊपर को उठ जाएगा, अगला चक्का उसका ऊपर आ जाएगा, यानी क्या होगा, अनबैलेंस हो गया। अब साइकिल का पहला अगले आगे वाला जो, ठीक ना, पहिया है, वो व्हील ऊपर हो जाएगी और गिर जाएगा, तो यहाँ पे ये अनबैलेंस फोर्स हो गया बेटा, ठीक ना। कहने का मतलब जहाँ पे रिजल्टेंट इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी R क्या हो जाए, R डज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स बिहेव्स करेगा, ठीक ना। बॉडी पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, यानी बैलेंस नहीं होगा, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तब उसको क्या बोलोगे, अनबैलेंस फोर्स बोलोगे बेटा। क्लियर ना। ओके, अब देखते हैं, अब आगे है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलो देखो बेटा, न्यूटन्स का लॉ, तो आप जानते हैं न्यूटन्स लॉज, ठीक ना। यहाँ हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या है भाई न्यूटन्स का, जैसे कंसीडर कर लो बेटा, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट्स है, अब ये रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक ना, कोई ब्लॉक है वुडन, ये रेस्ट पोजीशन पे, तो इसकी वेलोसिटी u क्या होगी, 0 होगी। तो न्यूटन ने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट में ही रहेगा, इट विल बी रेस्ट व्हेन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ड्यू टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। देखो बेटा क्या कहा न्यूटन ने कहा अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल न लगाएं, तब तक वो रेस्ट में रहेगी। अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग में ही रहेगी, कब तक, फिर वही बात, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाइए। जैसे ये बॉडी है, अब ये 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट पोजीशन पे है, यहाँ फोर्स अप्लाई करिए, एक्सटर्नल फोर्स F दीजिए, तो यही वुडन ब्लॉक यहाँ, चलिए ए इसका पोजीशन कंसीडर कर ले रहे हैं, ए से चल कर के बेटा यही जा कर के कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच गया, देखो ठीक ना, इधर को जा कर के ये फोर्स, और डायरेक्शन क्या होगा, जिधर को ब्लॉक वुडन ब्लॉक ये कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लग रहा है उसी तरफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी होगी, ठीक ना, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ नहीं, जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा।
तो यानी यहाँ ये ए से चल करके ए से बी पे आ गया। देखो बेटा अब ये बी पर आ गया, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा वी। तो यही बात न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ में कहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट में है तो स्टेट में रहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाए, और अगर वो मूविंग में अभी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जा रहा है, कब तक जाएगा, जब तक फोर्स ना हटा लो। जैसे यहाँ से फोर्स हटा लीजिए ये भी रुक जाएगा, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, ठीक ना। तो यही बात न्यूटन ने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में है तो मूविंग में ही रहेगा, कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें। ओके बेटा, बात समझ में आई? ओके, क्लियर। चलते हैं आगे। अब देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ बेटा देखिए इम्पोर्टेंट्स है, ये इसका प्रूफ भी है, ठीक ना। न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स टेकन एज अ डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच फोर्स इज एक्ट्स। इसका मतलब कि द फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये इसका स्टेटमेंट्स है, ठीक ना। ये क्या हो गया, इसका स्टेट हो गया। कहने का मतलब जो मोमेंटम में चेंजिंग हो रही है वो फोर्स की वजह से हो रही है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, क्या, फोर्स, ठीक ना। फोर्स बढ़ाओगे मोमेंटम भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए इसी पे आपका प्रूफ आता है, क्या प्रूफ आता है? F इक्वल टू एम इंटू ए। ये चीज़ बेटा हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब आपको ये प्रूफ करना है, ये F इक्वल टू एम ए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। आप लास्ट तक पूरा रिवीजन देखेंगे वीडियो तब बात समझ में आएगी, ठीक ना। बीच में छोड़ेंगे नहीं, पूरा कंप्लीटली वेल डन। चलिए देखिए बेटा प्रूफ करते हैं हम लोग। लेट अस कंसीडर वी हैव a ball having mass m and its initial velocity u and force F acts on this object, then it travels and attain final velocity v having mass m and force F। चलिए बेटा ये आपका फिगर बन गया। कंसीडर कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट क्या है? बी है। चलो देखो, लेट अस एज्यूम दैट वी हैव टू बॉल्स, या फिर चलिए एक ही बॉल कंसीडर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट अस कंसीडर दैट वी हैव अ बॉल हैविंग मास m and it object have rest position, then initial velocity is v. When v applied some external force on it, then it moves and attain final velocity v according to times। ओके बेटा, अब देखो कहाँ जा रहा है, हम लोग कंप्लीट ये कर रहे हैं कि कोई एक बॉल है जिसका मास m है और वो रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। u अब उसी ऑब्जेक्ट पर बॉल पर फोर्स अप्लाई कर दीजिए। बाह्य बल जैसे लगाते हैं वो मूव करने लगता है ना, मूव करेगा और आगे निकल जाएगा। जहाँ वो जाएगा और आगे जाने के बाद वो फाइनल वेलोसिटी v अटेन कर लेगा, और जब फाइनल वेलोसिटी v अटेन कर लेगा तो टाइम में भी वेरिएशन होगा। यहाँ देखो बेटा जब ये रुका हुआ था तो टाइम कुछ नहीं, यानी टाइम भी रेस्ट पे ही थी,
टाइम कैलकुलेट नहीं किया जा रहा था, कहने का मतलब t=0 था। और जब ये मूव करने लगा तो यहाँ टाइम कुछ हो गया, यानी टाइम की वैल्यू कुछ मिली, ठीक ना। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहाँ से चलने में, इसको यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। इसका मतलब t=, यहाँ t हो गया, यहाँ t=0 है, वैल्यू में चेंजिंग है ना, कोई प्रॉब्लम, नो डाउट। अब आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद चलिए देखिए, ऊपर मैं लिख देता हूँ, इधर आपको दिख रहा है ना, ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो यहाँ से अब हम लोग कर क्या लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर लेंगे। देखो बेटा, यहाँ से इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू, तो इनिशियल मोमेंटम को हम लोग P से कंसीडर कर लें, P1 से। तो मोमेंटम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से देखो, मास क्या है, m है, वेलोसिटी क्या है बेटा, u है, कोई प्रॉब्लम, ओके। चलिए, ये आप मान लीजिए क्वेश्चन 1। फिर यहाँ से फाइनल मोमेंटम निकाल लो बेटा। फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यहाँ भी लिख देते हैं, ऑफ अ बॉडी। तो फाइनल मोमेंटम देखिए, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए, बोलिए बेटा। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी। मोमेंटम इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी, तो m इंटू वी हो गया, ओके। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें। अब क्या निकाल लें, चेंज इन मोमेंटम, अब इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा P से डिनोट करेंगे। डेल्टा P का मतलब क्या हो गया, P2 माइनस P1, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है बेटा। तो P2 माइनस P1, अब यही निकाल लें चेंज इन टाइम। चलिए, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक ना, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं बेटा इसको मिटा दे रहा हूँ, फिगर आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो चेंज इन मोमेंटम तक हम लोग यहाँ नोट कर लिए हैं। अब इसके आगे से देख लेते हैं, आगे चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे था तो क्या टाइम था बेटा, 0 था ना। और जब फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लिया तो टाइम क्या हो गया, t हो गया। इसका मतलब डेल्टा t इक्वल टू क्या हो गया, t माइनस 0 इक्वल टू t ही हो गया, कोई प्रॉब्लम। तो डेल्टा t की वैल्यू t और डेल्टा p की वैल्यू P2 माइनस P1। तो अब यहाँ हम लोग निकाल लें डेल्टा p अपान डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लें। अब इसके बाद यहाँ से दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू, यानी डेल्टा p अपान डेल्टा t इक्वल टू निकालते हैं बेटा। डेल्टा p की वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा p की वैल्यू क्या थी, P2 माइनस P1, mb माइनस mu अपान, ठीक ना। डेल्टा t की वैल्यू क्या थी, t ही थी, कोई प्रॉब्लम, यू हैव एनी डाउट, नो डाउट, क्लियर, ओके बेटा। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज डेल्टा p अपान डेल्टा t इक्वल टू, यहाँ से बेटा यम कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यम b माइनस u अपान t हो जाएगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एसिलेशन इन प्रीवियस लेसन मोशन। एसिलेशन में आप पढ़े थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एसिलेशन, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। आप पढ़ चुके हैं एसिलेशन के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ देखिए, ये पॉइंट आपका एसिलेशन हो गया।
मीन्स डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू ए, यहाँ आप लिख सकते हो ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। एसिलेशन इतने के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दी गई है, तो ये क्या हो गया, एम ए एम इंटू ए। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। अब आगे देखते हैं बेटा, ये हो गया तो यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ से आप देखिए, ठीक ना, तो डेल्टा पी दैट इज डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू ए। ठीक ना, ये कोई प्रॉब्लम? अब न्यूटन का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या बोला न्यूटन का सेकेंड लॉ? ये बोला था, आप नोट किए हो, या प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। यही चीज तो थी, या प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। अब यहाँ देखिए, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। बेटा वैल्यू क्या है, एम इंटू ए। तो यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एफ इक्वल टू के आ जाएगा, के एम इंटू ए। इफ के इक्वल टू 1 देन एफ इक्वल टू 1 इंटू एम ए। 1 का मतलब कुछ है ही नहीं, यानी एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू ए। यही चीज़ हम लोग को बेटा प्रूफ करना था। एफ इक्वल टू एम ए, के क्या है, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से अब देखेंगे एफ इक्वल टू एम ए प्रूफ हो गया। जो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये चीज़ ये हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक ना, यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ देखिए बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन का रूल। जहाँ पे एक्शन होगा उसी के साथ साथ रिएक्शन होगा। टू एवरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक ना, टू एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब, जैसे इसका एग्जाम्पल फायर्ड गन, जैसे गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे निकल जाती है, लेकिन पीछे भी प्रेशर लगता है, झटका, यानी जितने प्रेशर से वो आगे जा रही उतने प्रेशर पीछे की तरफ भी लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, एक्शन के साथ साथ रिएक्शन। मैन एंड बोट, जैसे कोई आदमी ठीक ना, बोट पे जाता है, नाव पे, तो आगे की तरफ नाव चली जाती है, यानी जितना एक्शन हुआ उतना रिएक्शन। जैसे आप चलते हो, प्लेइंग करते हो, ठीक ना, मूविंग करते हैं, तो आप जैसे पैर उठाते हैं तो पंजे के साथ साथ एड़ी भी आपकी उठ जाती है। मैन एंड बोट हो गया, रिकॉइलिंग ऑफ गन हो गया, बुलक कार्स हो गया, ये सब इसके क्या हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक ना। ये था आपका। उसके बाद देखो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये टॉपिक आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको समझेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। According to this rule, according to this law,
total momentum of a body remains constant, remains conserved if no external force acts on the body। इसका मतलब हम लोग इसको प्रूफ किए थे, और इसको प्रूफ कैसे किए थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसीडर किए थे, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m, वेलोसिटी क्या थी u थी, इस पे फोर्स F लगाए तो ये a, और यही ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, मास m1, ये मास m2, ये आगे निकल गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये u1 ये u2। अब यहाँ बेटा ये दोनों जाते जाते ये b हो गया, ये क्या हुआ, ये बिफोर कोलिजन, यहीं जा कर के कहीं एक घटना ऐसी हुई कि दोनों टकरा गए, ये m1 हो गया, ये m2, ये ऑब्जेक्ट a है, ये b है। तो जब ये टकरा जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में आ जाएगा, जैसे टकराया तो इसकी डायरेक्शन बदल गई, इधर को आने लगा, और फिर यही जाते जाते जब आगे जाएगा यहाँ पहुँचेगा, ठीक ना, तब ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ v1 और यहाँ v2 अटेंड कर लेगा। ये ऑब्जेक्ट a है, ये b है, ऑब्जेक्ट a का मास m1 है, इसका मास m2 है, ये हो गया फोर्स F। तो ये क्या हो गया था, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन आप बताए थे इसको, ड्यूरिंग कोलिजन, और ये घटना क्या है बेटा, ये आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, यहां तक, ठीक ना। समझ लेते हैं इसको। कोई ऑब्जेक्ट है, कंसीडर किया गया ए और बी एट रेस्ट पोजीशन पर है, तो ए ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1, बी का मास m2, वेलोसिटी u2। अब यही बेटा एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया और मूविंग कंडीशन में आ गया, तो यहाँ मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी क्या है 40 ही मान लेते, 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, और इसकी क्या है, मिनिमम। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जा कर के इसको ओवरटेक करना चाहेगा। भाई जो ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी पावर ज़्यादा है, वो कम वाले को तो हमेशा ओवरटेक करेगा ना। तो वही बात यहाँ भी है बेटा, इसकी ज़्यादा होने के नाते कहीं जा कर के एक टाइम ऐसा आएगा रास्ते में ही कि टकरा जाएंगे, और जैसे ये टकराए, देखो जैसे मार्कर आपको दिख रहा है, दोनों टकराए, टकराने के बाद ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, जैसे ये आएगा ये अब कंजर्व हो जाएगा, मोमेंटम को यहाँ पे एनर्जी दे देगा, और ये क्या करेगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा फोर्स का, तभी यहाँ माइनस लग गया, ठीक ना। तब ये हो गया आपका। फिर जब ये, ठीक ना, फिर आगे चलना शुरू कर देंगे, तब यहाँ यही ऑब्जेक्ट का ए का मास m1, फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लिया v1, ऑब्जेक्ट बी का मास m2 और फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लिया v2। तब ये ड्यूरिंग कोलिजन जहाँ घटना हो रही है, टकरा रहे हैं, टक्कर हो रहा है, और ये आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद, तब यहाँ से जो हम लोग प्रूफ किए थे, वो क्या प्रूफ किए थे, ठीक ना। यहाँ से हम लोग निकालेंगे बेटा, क्या निकाल लेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम, P1 इक्वल टू m1 u1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी B के लिए क्या आ जाएगा, m1 u1 m1 u2, ठीक ना। कब, बिफोर कोलिजन। ऐसे बेटा निकाल लेंगे आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ आफ्टर कोलिजन क्या मिल जाएगा, m1 b1, फिर P2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी m2 v2। अब यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, तो बिफोर कोलिजन के पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 m2, ये m2 है बेटा, m1 u1 माइनस m2 u2, ये आ गया। ऐसे फिर यहाँ से निकाल लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
डेल्टा पी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा m1b1 माइनस m2b2, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई कर देंगे एक्शन और रिएक्शन का, तो F इक्वल टू माइनस AV हो जाएगा, तो निगेटिव साइन आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो हम लोग को मिलेगा क्या, ये पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ से, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1b1 प्लस m2b2, ये पॉइंट मिल गया। और इसी को हम लोग को प्रूफ करना रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हेंस वी कैन से दैट टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व, मीन्स बिफोर कोलिजन इक्वल टू ऑफ इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, ठीक ना। टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट कंजर्व, ये आ गया आपका, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद बेटा अगला लास्ट टॉपिक है आपका रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब जैसे कोई, ठीक है, गन है, गन को फायर करते हो तो जो वेलोसिटी पीछे की तरफ धक्का देती है वही आपकी रिकॉइल वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। और इसे कैपिटल B से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपका रिकॉइल वेलोसिटी। तो इतना टॉपिक्स मैं बेटा कवर किया। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे अगले वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू। और एक चीज़ बेटा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं श्योर 100% सब्सक्राइब कर लें। आगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है। थैंक यू।